चलो, सो गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट 2 लेक्चर से हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट बहुत ज्यादा सिंपल टॉपिक, दैट इज रिलेटिव मोशन। सिंपल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ना तो हमें कोई फॉर्मूले पढ़ने हैं ना कोई कंसेप्ट पढ़नी है, लेकिन वो जितना सिंपल लगता है, जितना सिंपल इसका कंटेंट है, उससे ज्यादा ये एफर्ट्स मतलब इसको समझने के लिए आपके रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम में नया कंफ्यूजन है, हर एक प्रॉब्लम में नया कंफ्यूजन है। जब तक आपका रिस्पेक्ट का पार्ट क्लियर नहीं होता है, तब तक आप इनिशियली जो बेसिक क्वेश्चन थे कल और डे बिफोर यस्टरडे हमने डिस्कस किए थे वही सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, आज भी कुछ बेसिक प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे, कल भी बेसिक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, एंड उसके बाद में फ्राइडे सैटरडे जो है वो थोड़ा सा अपन उनको कंबाइन करके थोड़े एप्लीकेशन बेस्ड के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन था, हाँ नहीं, जो पार्ट था रिलेटेड टू मोशन इन ए प्लेन, आई थिंक हमने लास्ट लेक्चर शुरू किया था। और मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन ए प्लेन, दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा था? एकदम सिंपल सी बात डिफरेंट थी कि जब स्ट्रेट लाइन की बात होती है तो दो ही कंडीशन देखनी है हमें कि जो बॉडी मोशन में है वो अगर सेम डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्शन करके रिलेटिव वेलोसिटी आएगी, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो वहां पे एडिशन करके उनकी रिलेटिव वेलोसिटी आएगी। इससे ज्यादा हमें कुछ वर्क करना ही नहीं था। ठीक है, लेकिन जब हमने डिस्कशन शुरू किया अबाउट मोशन इन ए प्लेन, तो यहाँ पे मोशन इन ए प्लेन के प्रॉब्लम सिंप्लीफाई करने के लिए वहां पे हमने इंट्रोड्यूस किया था आई कैप एंड जे कैप को। अगर ये जो मोशन इन ए प्लेन के रिलेटिव वेलोसिटी के प्रॉब्लम होते हैं, ये वेरियस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, उसको मतलब नंबर ऑफ टाइप से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें से जो सिंपलेस्ट एंड फैमिलियर मेथड होती है उनको अपन यहाँ पे यूज करके उनको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो हम क्या करते थे, हर बार जो भी डायरेक्शन देते थे उस डायरेक्शन को इन टर्म्स ऑफ आईजे के कन्वर्ट करते थे, और उस आईजे के कन्वर्ट करने में हमारी हेल्प करते थे कि जो भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में जो भी डेटा दिया जाएगा आपको इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, एंड डायरेक्शन के फॉर्म में डेटा अगर दिया तो हम उसको आईजे के फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले थे। जैसे कि कल भी मैंने सेम पार्ट यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, कुछ लोग भूल गए थे। इस तरह से हमारी डायरेक्शंस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्टिकली अपवर्ड जाएगा कौन सा एक्सिस होगा? वाई एक्सिस। यहाँ पे हमने डिसाइड की थी नॉर्थ, इसके अपोजिट होती है साउथ, इसको क्या बोला था? ईस्ट। ईस्ट, ये बन गई थी वेस्ट। तो हमें अगर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कोई बॉडी, कोई गाड़ी या फिर और कोई हुडी वो ट्रैवल कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस, सिर्फ अगर एक्स एक्सिस बोलेंगे तो उसका मतलब वो प्लस एक्सिस के अलोंग होती है। तो जब अगर मोशन इन प्लेन की बात आती है तो हम उसके साथ में क्या लिख देते हैं? अगर कोई भी एक्स एक्सिस के अलोंग जाता है, या फिर यहाँ पे देखेंगे तो कौन से अलोंग जाएगा? ईस्ट। ईस्ट के अलोंग जा रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे? प्लस आई कैप के साथ लिख देंगे, और उससे हमें समझ में आएगा कि वो ईस्ट के अलोंग जा रहा है। या फिर अगर ईस्ट के अलोंग जा रहा है ऐसे बोलेंगे तो हम लिखते टाइम इसको लिखेंगे प्लस आई कैप के साथ में, वो भी हमें सेम बात इंडिकेट करेगा कि इट इज मूविंग अलोंग ईस्ट। एंड उसी तरह से अगर कोई बॉडी इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर आ रही है, मतलब वेस्ट में आ रही है, तो उसको अपन क्या करते थे? इस तरह से माइनस से रिप्रेजेंट करते थे। सेम वे अगर नॉर्थ के अलोंग है तो वो प्लस जे कैप से, एंड साउथ के अलोंग है तो माइनस ऑफ जे कैप से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, तो ये तो एकदम बेसिक बात हो गई, लेकिन इसके एडिशन में आपको कभी कभी देते हैं कि कोई गाड़ी, कोई बॉडी, कोई हुडी जो है वो नॉर्थ ईस्ट जा रही है। तो अगर ये नॉर्थ ईस्ट जाती है तो हमें मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ एंड ईस्ट के बिटवीन आएगा, जो दोनों के साथ में इक्वल यानी 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। एंड इस तरह की अगर डायरेक्शन दे दी तो हम उसको क्या करते थे? यहाँ पे v cos ऑफ 45 along I कैप एंड दूसरा V sin ऑफ 45 along J कैप, इस तरह से लिख के देते थे। ठीक है, तो हम अगर इनको दो पार्ट में रिजॉल्व करेंगे तो ये I कैप एंड J कैप आ गए, मतलब बाकी पार्ट जो है एकदम सिंपल तरीके से जैसे अब तक करते आ रहे थे उसके अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, एंड वहां पे जो है क्वेश्चन में या फिर ऑप्शन में ऐसे कुछ तो वर्ड दिए थे जिससे रिलेटेड कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन फिर भी डाउट आ रहा था। आई थिंक श्रवण को एन ऑफ डब्ल्यू लिखा है, या फिर यस ऑफ डब्ल्यू लिखा है, या फिर यस ऑफ ई लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है? एन ऑफ डब्ल्यू मतलब नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, उसका मतलब क्या? ईस्ट नॉर्थ में। अब ये जो ईस्ट है, इसके नॉर्थ के मतलब कहां पे? इसके ऊपर। बाद में बोला है एस ऑफ डब्ल्यू, एस ऑफ डब्ल्यू मतलब साउथ ऑफ वेस्ट। अब वेस्ट यहाँ पे, वेस्ट के साउथ में मतलब वेस्ट के नीचे। श्रवण आ रहा है समझ में? श्रवण है ही नहीं शायद। ठीक है, चलो, तो इस तरह से ये बातें मतलब
यहाँ पे जो वर्ड होता है उसको अपन इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे ये आईजे का यूज करते हैं, एंड फाइनल आंसर आने के बाद जो भी डायरेक्शन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह के अगर वर्ड देंगे तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर? ओके, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन से डिस्कशन शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में भी हम सिंपल सिंपल बातें ही डिस्कस करने वाले हैं, और जिसके लिए आपको क्वेश्चन दिया है कि जैसे क्वेश्चन में बोला है कि एक रिवर है एंड उस रिवर में से बोट फ्लो हो रही है, फ्लो हो रही मतलब ट्रैवल कर रही है। अब रिवर बोट के जो है एक्चुअल कंसेप्चुअल प्रॉब्लम में अभी इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, जो पार्ट अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करने की जो मेथड है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको बोला है कि रिवर है, रिवर में से बोट फ्लो हो रही है, और वहां पे आपको बोला गया है कि अगर ये जो बोट है वो अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, अब डाउनस्ट्रीम मतलब एंड अपस्ट्रीम मतलब इस वर्ड के मीनिंग मालूम है? हाँ सर। डाउनस्ट्रीम मतलब अलोंग द वाटर, फ्लोइंग वाटर। वेरी गुड, उसको अपन अलोंग द रिवर फ्लो भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड अगर अपस्ट्रीम बोला है तो अपोजिट टू रिवर फ्लो, मतलब रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में तो उसको अपस्ट्रीम भी बोल सकते हैं। अगर रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में तो आपको वो डाउनस्ट्रीम बोलेंगे, तो इस वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर? तो आपको जो क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उस क्वेश्चन में बोला है कि अगर एक बोट है, अगर वो डाउनस्ट्रीम जाती है मतलब अलोंग द रिवर जाती है, तो उसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस दिया है आपको डी, और वो डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको लगते हैं 8 घंटे। लेकिन जब वो अपस्ट्रीम जा रही है मतलब अपोजिट टू द रिवर फ्लो जा रही है, तो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए इसको लगते हैं 12 घंटे, 12 आवर्स। तो आपको बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि इफ स्टिल वाटर इज देयर, स्टिल वाटर इज देयर, स्टिल वाटर मतलब जो वाटर फ्लो नहीं हो रही है, शांत, शांत, वेरी गुड, शांत पानी, ठीक है। तो उसमें से अगर फ्लो करना है एंड सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो उस टाइम पे कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अभी देखो सॉल्व करने की मेथड आने वाली है, वो पार्ट एकदम सिंपल है। पहले क्वेश्चन की कंडीशन को समझो। अगर वो डी इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तीनों भी कंडीशन में, आपको बोला है जब रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में जा रहा है तो 8 घंटे लग रहे, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो 12 घंटे लग रहे, तो अगर स्टिल वाटर होगा तो कितने टाइम में वो गिवन डिस्टेंस कवर करेगा, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को इमेजिन करो, क्वेश्चन प्रॉपर वे से क्लियर हो गया, हो क्या रहा है, सॉल्व कैसे करना है ये मैं बोलूंगा, क्योंकि इस तरह की बातें आपने पहले नहीं पढ़ी है, नई बात है, तो नए कोई आपको मतलब वहां पे इमेजिन नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, जो मैं बोलूंगा वही ब्रेन को आप इनपुट देंगे, एंड आगे से जो भी डेटा चेंज हो जाएगा उसमें बस सेम प्रोसेस अप्लाई करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है क्लियर सबको? तो एज यूजुअल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें कुछ डेटा लगता है। वेरी गुड सनी, क्या 4.5 डी या 4.5 आवर बोल रहा तू, ठीक है। तो उस डेटा के अकॉर्डिंग सॉल्व करने के लिए मैं कंसीडर करूंगा कि यहाँ पे v का मतलब है वो बनेगी रिवर की वेलोसिटी, एंड u है उसका मतलब बनेगा वेलोसिटी ऑफ बोट, यानी बोट की वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखो डायरेक्शन का कंसीडरेशन दो ही मतलब एक ही डायरेक्शन में बात चल रही है, तो वहां पे जो है मोशन प्लेन का इंट्रोडक्शन नहीं आता है ज्यादा, इसलिए आई कैप जे कैप की कोई जरूरत हमें है नहीं, इसलिए हम जो सीधा सीधा दिया है उस स्टेटमेंट को इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पहले स्टेटमेंट में बोला है कि डाउनस्ट्रीम मतलब अलोंग द रिवर जा रहे हैं, मतलब दोनों की वेलोसिटी क्या होगी उस केस में, ऐड होगी, है ना। रिवर में बोट है, रिवर जिधर जा रही है बोट भी उधर जा रही है, तो दोनों की स्पीड क्या होगी उस केस में ऐड होगी। समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर। मतलब अपन रिवर के बाजू में खड़े और देख रहे हैं कि बोट जा रही है, बोट अगर रिवर के डायरेक्शन में भाग रही है तो जोर से भागती हुई दिखाई देगी, लेकिन बोट अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी थोड़ी धीरे धीरे आएगी। समझ में आ रहा है ना? इसलिए रिजल्टेंट स्पीड डाउनस्ट्रीम जब मैं ले रहा हूं तो दोनों को ऐड कर रहा हूं, और आपको बोला है कि जब ये दोनों की स्पीड ऐड होती है तो डिस्टेंस डी है उसको कवर करने के लिए टाइम कितना लग रहा है, 8 घंटे, यानी इक्वेशन क्या बनेगा, v प्लस यू इक्वल्स टू डी बाई 8। ये कहां से आ गया, वही रेगुलर का फॉर्मूला है हमारा, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही लिखा है मैंने।
बट यहाँ पे वेलोसिटी दोनों की ऐड होगी, इसलिए v प्लस यू आ रहा है। डिस्टेंस तो मैंने बोला था d है, टाइम भी क्वेश्चन में दिया था, वो पुट किया। क्लियर? Yes, sir. Yes, अगर sir. सेकंड केस, ये फर्स्ट केस हो गई, सेकंड केस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अपस्ट्रीम बोला है, एंड अपस्ट्रीम बोलेंगे मतलब ये v माइनस यू, सेम वे इधर क्या आएगा, 8/12 आएगा। है क्लियर? Yes, sir. अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, ऐड करने के बाद हमें यहाँ पे इन दोनों का कुछ तो रिलेशन मिलेगा। ठीक है, अब एडिशन के बाद क्या होगा, यहाँ पे लिखता हूं, v प्लस यू प्लस v माइनस यू, इधर कौन है d/8, इधर कौन है d/12। अगर इनके एडिशन करेंगे तो प्लस यू माइनस यू, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ v इक्वल्स टू आ गया d/8 प्लस d/12। अब इनकी एडिशन करनी है। अब एडिशन करने के दो मेथड्स, एक तो डिनोमिनेटर इक्वल कर दो, सेम कर दो, नहीं तो उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करो, जो आपको अच्छा लगता है उसको फॉलो करो। ठीक है, तो इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 12d प्लस 8d बनेगा, 20 टाइम्स ऑफ d डिवाइड बाय 12 इंटू 8 बनेगा 96 इक्वल्स टू 2v आ रहा है। यानी कि मुझे अगर d एंड v का रिलेशन यहाँ पे चाहिए तो मैं लिख सकता हूं कि जो d है इट विल बिकम, कितना बिकम, कितना बनेगा 9.6v। 6. Yes. ठीक है, जिनको नहीं आ रहा है डिवीजन करो, बस सिंपल सा डिवीजन है। 9.6 टाइम्स ऑफ v, ये d आ गया। अब यहां पे देखते हैं कि अगर स्टील वाटर है, स्टील वाटर इसका मतलब क्या होगा u एंड v की टर्म में, रिवर की वेलोसिटी 0 होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डायरेक्टली जो टाइम लगने वाला है t इज इक्वल्स टू, वो रहेगा d/v या फिर d/u, दोनों की एक वेलोसिटी 0 हो जाएगी, एक वेलोसिटी यहाँ पे जो है वही बनेगी। तो ये टाइम जो है वो बनेगा 9.6v डिवाइडेड बाय v, कैंसिल होके उसको लगेंगे 9.6 आवर्स। है क्लियर? सनी क्या मिस्टेक हो गई थी बेटा? चलो 1 बाय 1 इसको लिख लो, एंड एक बार लिख के होने के बाद सेम क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। बस आपको डेटा दिया है, डाउनस्ट्रीम के लिए 10 आवर एंड अपस्ट्रीम के लिए 14 आवर, और इसको सिंप्लीफाई करके आप टाइम निकालेंगे। ठीक है, यू हैव 1 मिनट। सर वो आपने क्या लिखा है क्वेश्चन, वो एक बार बताओ ना। कीर्ति 1 मिनट। हाँ, कीर्ति बोलो क्या हुआ। सर वो क्वेश्चन आपने जो अभी दिया वो एक बार रिपीट करो। क्वेश्चन ये दिया है कि अगर डाउनस्ट्रीम जा रहा है तो 10 घंटे, अपस्ट्रीम जा रहा है तो 14 आवर्स। हाँ सर। करो। चलो एवरीवन हैव टू ट्राई, कम ऑन फास्ट, आना चाहिए करेक्ट सबका। प्रोसेस में रफ नहीं कर रहा हूं, बस आपको उसमें जो है वैल्यू इंटरचेंज करनी है, देन यू विल गेट द आंसर। सर 11.6 11.6 आवर्स। सनी वेरी गुड। हाँ सर 11.66। सबको सॉल्व करना है, पीछे के टॉपिक से कुछ भी रिलेवेंट नहीं है, यू कैन सॉल्व डायरेक्टली फ्रॉम दिस डेटा ओनली। चलो तो फिर से क्या होगा, देखो मैं 1 बाय 1 एक एक पार्ट चेंज कर देता हूं। d/8 था, उसकी जगह पे कौन आएगा d/10, और ये d/12 था, इट विल बिकम d/14। सेम ऐड करके u कैंसिल होगा, तो ये 2v इज इक्वल्स टू, ये आएगा d/10, ये आएगा d/14, यानी ये आएगा d/10, ये आएगा d/14। अब इनके एडिशन करनी, यही सबसे बड़े एफर्ट्स है आपकी, इसलिए आपको 10 तक पढ़ाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम इनको अगर ऐड करेंगे तो ये बनेगा 14 इंटू 10 मतलब 140d डिवाइड बाय, सॉरी 10 प्लस 24d डिवाइड बाय 140 टाइम्स ऑफ d, एंड फिर से पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। क्या आंसर मिलेगा बोलो? यहाँ पे मैं रब कर देता हूं, फिर से सॉल्व करेंगे अपन। क्या किया मैंने, बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया इनको।
14 + 10 24, 14 × 10 140, ठीक है। तो यहाँ पे 2 2 कैंसिल होंगे, ये d इज इक्वल्स टू क्या बन रहा है 140 का डबल 280 डिवाइड बाय 24 टाइम्स ऑफ v। लेकिन हमें मालूम है कि t जो लगता है वो d/v लगता है, तो यहाँ पे v कैंसिल होके यू विल गेट आंसर एज 280/24 एंड इसको सिंप्लीफाई करो, डिवीजन करो, कैंसिल आता है बोलो 11.6 11.6 आवर्स। ओके ठीक है, कंफर्म ना। Yes, sir. अभी Yes, sir. सेम क्वेश्चन है, ठीक है। बस यहाँ पे आपको दिया है 3.5 आवर्स और ये दिया है 7.5 आवर्स। तो स्टिल वाटर में कितना टाइम लगेगा सेम आपको कैलकुलेट करना है। चलो डू इट, आई विल बैक विद इन 1 मिनट। सर वो 3.5 है ना? 3.5 एंड 7.5 हाँ sir. सबके आंसर सेम आ रहा है 4.77, ठीक है। जो बाकी लोग हैं इसको सॉल्व करेंगे होमवर्क में, इसको मैं नहीं सॉल्व करूंगा, आप ही सॉल्व करेंगे होमवर्क में। जिनका आंसर नहीं आया था, जिनका आगे आया है कुछ इश्यू नहीं, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट सिमिलर टाइप का आपको प्रॉब्लम दिया गया है कि फॉर एग्जांपल आपको बोला है कि एक रिवर है जिसमें से वाटर फ्लो हो रहा है और उस वाटर की जो स्पीड है वो आपको दी है जैसे कि 6 मीटर पर सेकंड, और उसमें से बोट फ्लो हो रही है एंड उस बोट की जो वेलोसिटी है आपको विथ रिस्पेक्ट टू रिवर या फिर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर वो दी है आपको एज 10 मीटर पर सेकंड। और आपको बोला है कि उस बोट को क्या करना है, एक एंड से दूसरे एंड पे जाना है, मतलब उसको क्या करना है एक बैंक से दूसरे बैंक तक जाना है, मतलब रिवर को क्रॉस करना है, ठीक है। तो वहां पे जो डिस्टेंस है वो आपको दिया है एज ए 200 मीटर। तो वो डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा? सर वो आपने R और B क्या लिखा है? ये आपको R मतलब रिवर, B मतलब बोट। रिवर हाँ की सर, स्पीड वो दी है मुझे मतलब ब्लर दिख रहा है इसलिए। कुछ और दिख रहा है। ये आ रही है ना बेटा वो रैबिट वाला, सर वो R के बाद है। ये एरो, ऐसे एरो होता है ना सर एरो के बाद मतलब एरो के सर वो बाद V के बाद। V फॉर रिवर, V फॉर बोट। हाँ सर। चल शंतनु क्या होगा आंसर? अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या किया है, सर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। डायरेक्शन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी नहीं है और आपको बोट की जो वेलोसिटी दी है वो डायरेक्टली विथ रिस्पेक्ट टू वाटर दी है। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर आपको मेंशन नहीं करेंगे अपस्ट्रीम जा रहा है डाउनस्ट्रीम जा रहा है इतने एंगल इंक्लाइन जा रहा है, इस तरह का कोई पार्ट अगर मेंशन नहीं करेंगे तो हम डायरेक्टली यहाँ पे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करने वाले, ठीक है। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन देखो कितना कंफ्यूज कर लिया। हम फिर से वो रिलेटिव निकालने लगे, रिलेटिव के बाद आईजे, फिर उसको पुट करके सनी का और कुछ आंसर भी आ गया। वैसे नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे जो बोला है कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर है, यानी वो डिस्प्लेसमेंट कवर करने वाली है विद गिवन स्पीड, और स्पीड ऑलरेडी देते टाइम आपको विद रिस्पेक्ट टू वाटर दी जा रही है। इसलिए जो है टाइम कैलकुलेट करने के लिए सीधा सीधा ये 200 अपॉन बोट की स्पीड मतलब 10 यानी उसको लगेंगे 20 सेकंड 20 सेकंड। फिनिश्ड है, क्लियर? मतलब बाउंसर आते हैं ना क्रिकेट में, और बाउंसर आते हैं उसके बाद क्या बोलते हैं फुल टॉस आते हैं, उसके बाद में क्या बोलते हैं उसको यॉर्कर आते हैं, है ना। ऐसे कॉम्बो आ गया, हमें डरना नहीं है, ठीक है ना। हम जैसे बैटिंग करने वाले वैसे करने वाले हैं, ठीक है। तो जिस तरह का डेटा दिया है ऐसे हम सोच में जाते हैं ना कि नहीं आईजे के आएगा, फिर रिजॉल्व करेंगे, फिर ये होगा, फिर थीटा आएगा, फिर रिलेटिव वेलोसिटी आएगी। अगर सिंपल तरीके से डेटा दिया जा रहा है तो उसको सिंपल तरीके से सोचो, अगर सिंपल तरीके से नहीं हो रहा है तो फिर डिफरेंट जो वे है हमारे सॉल्व करने के, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन के, वो अप्लाई करते जाना है, ठीक है। कितना सिंपल क्वेश्चन था, है ना। सब लोग पछता रहे होंगे कि पहले इतना क्यों दिमाग लगाया इसको। चलो नेक्स्ट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको दिया है कि आपको बोला है 3 दोस्त लोग हैं और वो क्या कर रहे हैं, ऐसे इनिशियली इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उस इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्सेस के ऊपर खड़े हैं, एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। और जब वो भागना शुरू कर रहे हैं तो तीनों की जो वेलोसिटी है वो सेम है,
तो इनको इनके पोजीशन को मिला के मैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना देता हूं, और आपको बोला गया है कि तीनों की जो भागने की जो वेलोसिटी है वो सेम है, मतलब ए बी मूव हो रहा है विथ वेलोसिटी v, बी भी मूव हो रहा है विथ वेलोसिटी v, एंड सी भी मूविंग है विथ वेलोसिटी v। तीनों की जो वेलोसिटी है वो सेम है, इक्वल है। और यहाँ पे कंडीशन क्या है, देखो जब उन्होंने भागना शुरू किया था तब आपको बोला है कि ए जो भाग रहा है वो अलोंग ए बी भाग रहा है, बी जो भाग रहा है वो अलोंग बी सी भाग रहा है, एंड सी जो भाग रहा है अलोंग सी ए भाग रहा है। तो पहले आप ये सोचेंगे कि सर वो ऐसे भागेंगे तो एक दूसरे को मिलेंगे ही नहीं। मैंने क्या बोला कि जब वो भागना शुरू कर रहे हैं तब की उनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन उस इंस्टेंट पे ये गिवन है, अकॉर्डिंगली वो क्या करने वाले हैं, फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करके कहीं ना कहीं वो मिलने वाले हैं, उसके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है। तो उस टाइम पे हमें करना क्या है, देखो किसी भी एक पाथ को कंसीडर करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बी सी इस पाथ को अगर कंसीडर करूंगा तो जो बी पे है एंड जो सी पे है दोनों को अगर एक दूसरे को मिलना है तो उसके लिए क्या होगा, देखो कि बी भाग रहा है विथ स्पीड v, तो इसकी स्पीड v आ जाएगी। सी की स्पीड v है, लेकिन ये बीसी के स्पीड के डायरेक्शन के साथ इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसलिए वो क्या कर रहा है 60 डिग्री इतना एंगल बना रहा है। क्लियर? यस सर। तो इसका मतलब ये सी की जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है टुवर्ड्स बी, ये हमें लेना पड़ेगा। पूरी वेलोसिटी ले नहीं सकते क्योंकि वो इनिशियली सी ए के अलोंग थी, इसलिए हम क्या करेंगे, वेलोसिटी का कंपोनेंट लेंगे। तो यहाँ पे थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट cos थीटा होता है, दैट्स व्हाई इट विल बिकम v cos थीटा। क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे सिचुएशन देखो क्या है कि ये b की वेलोसिटी v इधर है एंड ये c की जो वेलोसिटी है वो v cos थीटा इधर है, तो दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, ये अपोजिट है। Opposite. ऑपोजिट। इसलिए इन दोनों की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी उसकी मुझे एडिशन करनी पड़ेगी या सब्ट्रैक्शन? Addition. एडिशन। तो ये बनेगा v प्लस v cos ऑफ 60। अब v की जगह पे v आएगा, cos 60 1/2 मतलब ये v/2 बनेगा, v प्लस v/2 मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई 3v/2। अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों के बिटवीन का सेपरेशन अगर d था तो वो कितने टाइम के बाद मिलेंगे, क्या करना पड़ेगा? नहीं, रिजल्टेंट वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। डिस्टेंस है कितना, d है, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है 3v/2 है, यानी टाइम कितना लगेगा 2d/3v। है क्लियर? यस नो? यस सर। अभी Yes. अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो आगे क्लियर हो जाएगा। सेम बात आपको बोली है कि फिर से चार दोस्त है, ऐसे स्क्वायर के चार वर्टेक्स के ऊपर है, और वो क्या कर रहा है, हर कोई v इतनी स्पीड से भाग रहा है, a की स्पीड भी v, b की स्पीड भी v, c की भी v एंड d की भी v। ठीक है, एकदम क्लोज फ्रेंड इसलिए इक्वल स्पीड से ही भागते हैं। और भागते टाइम जब उन्होंने भागना शुरू किया है तब उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन आपको बोली है कि a जो भाग रहा है वो अलोंग ए बी भाग रहा है पहली की तरह, B भाग रहा है अलोंग BC भाग रहा है, C भाग रहा है अलोंग CD भाग रहा है, एंड D भाग रहा है अलोंग किसके अलोंग जाएगा, DA के अलोंग जाएगा। है क्लियर? तो Yes. जो बात हमने यहाँ पे की थी सेम पार्ट वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको मैं रफ कर देता हूं, देखो क्या होगा कि बेसिकली कोई भी कंडीशन ले लो, किसी भी दो लोगों की जो वेलोसिटी है वो कंसीडर करो, फिर चाहिए तो ये A के लिए करो, B के लिए करो, C के लिए करो, D के लिए करो। ये हॉरिजॉन्टल थोड़ा सिंपल होता है इसलिए मैं BC के लिए करता हूं। तो B भाग रहा है विथ वेलोसिटी v, अब C की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और यहाँ पे जो एंगल है 90 डिग्री है, तो मुझे इसका भी क्या लेना पड़ेगा, v के अलोंग कंपोनेंट लेना पड़ेगा, और ये कंपोनेंट जो है वो बनेगा v cos ऑफ 90। है क्लियर सबको? हाँ सर। हाँ सर। यानी कि अब मुझे बोलो ये जो कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में आएगा, तो B एंड C की स्पीड के लिए ये इधर v रहेगा और इधर कौन रहेगा, उसका वो कंपोनेंट जो फाइंड किया। जो v cos 90 था, बराबर? हाँ सर। हाँ सर, लेकिन cos 90 दोनों कितना का है? एडिशन हो जाएगा। वेरी गुड। रिजल्टेंट वेलोसिटी फिर से कितनी मिलेगी, v प्लस U cos 90। cos 90, बट cos 90 जीरो है, दैट्स व्हाई ये Cos रिजल्टेंट 90 इक्वल्स टू v मिल जाएगी। V। फिर से टाइम निकालना है, कितना बनेगा टाइम, हो गया? यस सर। उसी हाँ, तरह से आपको बोला है कि यहाँ पे एक रेगुलर हेक्सागन है,
हेक्सागोन मतलब हेक्सागोन नहीं हुआ, वो 6 उसके साइड्स। 6 साइड्स होती है ना? हो हाँ गए सर। हाँ सर। हाँ सर। 6 हो गए? हो गए क्या 6? Yes, sir. हो गए। यस सर। ओके, और इसका एंगल कितना होता है? कितना होता है एंगल? नहीं मालूम? 60। नहीं, ये अंदर का 30. 120। ठीक है, इसका मतलब इधर का एंगल कितना रहेगा? 60 डिग्री। क्या ये 60 डिग्री रहेगा? ये वाला। ये वाला, क्योंकि पूरे लाइन का 180 होता है, अंदर का 120, तो बचा कितना? 60 है। क्लियर? हाँ सर। फिर से वही सिचुएशन है कि 6 लोग हैं जो भाग रहे हैं, है ना? कौन कौन होंगे अब? ए होगा, बी होगा, सी, डी, ई एंड देन फाइनली एफ होगा। उनकी फिर से कंडीशन वही है कि सबकी वेलोसिटी सेम है, और उसमें आपको बोला है ए भाग रहा है टुवर्ड्स ए बी भाग रहा है बी सी के अलोंग, सी भाग रहा है सी डी के अलोंग, डी भाग रहा है डी ए के अलोंग, एफ भाग रहा है डी ई है, ई भाग रहा है एफ के अलोंग। इस तरह की इनकी वेलोसिटी है, एंड ये एफ की जो वेलोसिटी वो जाएगी ए के अलोंग। है क्लियर? तो वो कब मिलेंगे उसका टाइम फाइंड करना है। तो किसी भी एक पर्टिकुलर केस के लिए अगर लेंगे हम, तो यहाँ पे ई एफ की वेलोसिटी यहाँ पे है v, तो मुझे ये एफ ए का क्या लेना पड़ेगा? कंपोनेंट लेना पड़ेगा। कहाँ पे? अलोंग दिस वेलोसिटी। अब थीटा का एडजेसेंट था, इसलिए कंपोनेंट कौन सा रहेगा? v cos थीटा। यानी कंडीशन क्या है? देखो, इसकी वेलोसिटी v है, एंड यहाँ पे और एक वेलोसिटी का कंपोनेंट आ रहा है, दैट इज v cos ऑफ 60। तो इन दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी मिलेगी? अब सब्ट्रैक्शन होगा उन वेरी दोनों। गुड, क्योंकि दे आर इन सेम डायरेक्शन, दैट्स व्हाई रिजल्टेंट वेलोसिटी बनेगी v माइनस v cos ऑफ 60। यानी कि ये बनेगा v माइनस cos 61/2 है, तो v/2 -1/2। v/2, ये रिजल्टेंट आ गई बराबर। तो सर cos 60 -1/2 है ना? cos 60 प्लस 1/2 है। ठीक है सर। ओके, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी आ गई? v/2। तो टाइम कितना होगा? फिर से वही, रिजल्टेंट वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम बनेगा डिस्टेंस अपॉन रिजल्टेंट वेलोसिटी। कितना होगा फिर? बोलो। अरे इतना टाइम? रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी है? v/2, तो d अपॉन v अपॉन 2, मतलब कितना आ गया? 2d/v। करूँ रफ? Yes. तो इस तरह से बस आपको क्या कर सकते हैं कि जो मैंने v के d के टर्म में लिखा है, आपको इसकी वैल्यू दे सकते हैं। तो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दिए, स्क्वायर दिया, रेक्टेंगल दिया, हेक्सागोन दिया, पेंटागन दिया, है ना? तो हर बार हम यही प्रोसेस फॉलो करके उसको सिंप्लीफाई करने वाले, सॉल्व करने वाले। है क्लियर? तो अब तक एकदम सीधे सीधे सिंपल सिंपल, विदाउट कोई भी टेंशन की, विदाउट हम सारे क्वेश्चंस देख रहे थे और वो सॉल्व हो रहे थे। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन की लेवल जो है, लेवल वही रखते हैं, लेकिन थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन लेते हैं ना। इतनी देर अगर सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे तो कुछ लोग सो जाएंगे। ठीक है, चलो। आपको बोला है कि दो पार्टिकल से दो बॉडी है,